नमस्कार। आज हम चल रहे हैं 18वीं सदी के फ्रांस में। एक ऐसा दौर जब समाज में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। हाँ, और जो स्रोत हमारे पास है वो बताते हैं कि ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार है ना, हाँ, जो आज हमें बड़े स्वाभाविक लगते हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी है, एक इतिहास है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि फ्रांसीसी क्रांति की जड़ें क्या थीं, कौन सी अहम घटनाएं हुई और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। हाँ, मतलब कैसे एक पूरे राजशाही खत्म हो गई और शासन का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया। सही बात। तो कहानी शुरू करते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह, पेरिस से। शहर में ना एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। अच्छा, क्यों? राजा ने सेना को शहर में घुसने का हुक्म दे दिया था और अफवाहें थीं कि भाई नागरिकों पर गोलियां चल सकती हैं। ओहो। तो बस इसी माहौल में कोई 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने जमा हो गए, हथियार ढूंढ रहे थे। और यहीं से वो सब शुरू हुआ जिसने फ्रांस का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। हाँ, तो क्रांति से ठीक पहले फ्रांस की हालत क्या थी? स्रोत बताते हैं कि 1774 में जब लुई 16वें गद्दी पर बैठे तो शाही खजाना, आप समझिए, लगभग खाली था। खाली? क्यों? अरे, सालों से युद्ध चल रहे थे। फिर वर्साए का वो आलीशान महल, उस पे बेहिसाब खर्चा। हाँ, वो तो मशहूर है। और ऊपर से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ 13 उपनिवेशों की मदद कर दी। तो इन सब ने फ्रांस को कर्ज में डुबो दिया। कितना कर्ज था अंदाजन? 2 अरब लिवरे से भी ज्यादा। उस जमाने के हिसाब से सोचिए कितनी बड़ी रकम होगी। बाप रे। और इस भारी बोझ को उठा कौन रहा था? मतलब टैक्स कौन दे रहा था? यही तो असल मुद्दा है। समाज साफ तौर पर 3 हिस्सों या एस्टेट में बटा था। हाँ, पहला एस्टेट पादरियों का, दूसरा कुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी का, और तीसरा बाकी सब, मतलब किसान, मजदूर, कारीगर, वकील, व्यापारी, अमीर, गरीब, सब उसी में है। और विडंबना ये कि पहले 2 एस्टेट जिनकी आबादी बहुत कम थी, उन्हें जन्म से ही कई खास अधिकार मिले हुए थे। और सबसे बड़ा अधिकार, टैक्स से छूट। हाँ, सारा टैक्स का बोझ असल में तीसरे एस्टेट पर था। और इसमें भी किसान, जो आबादी का लगभग 90% थे, उनकी हालत सबसे खराब थी। बिल्कुल, जमीन के मालिक कम थे और टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा। स्रोतों में एक बड़ा दिलचस्प चित्र भी है, मकड़ी और मक्खी का। हाँ, मैंने भी देखा है। कुलीन वर्ग को मकड़ी दिखाया है और किसान को मक्खी। वो सब कुछ ला रहा है, अनाज, फल, पैसा, और वो सामंती मकड़ी बस सब हड़पने को तैयार बैठी है। ये उस वक्त के शोषण को बहुत साफ दिखाता है। और सिर्फ सरकारी टैक्स ही नहीं था। अच्छा, और क्या था? किसानों को अपने सामंती प्रभुओं को भी कई तरह के टैक्स और सेवाएं देनी पड़ती थीं। उनके खेतों में मुफ्त काम करना, सड़क बनाने में मदद करना। ओह। फिर चर्च भी उपज का 10वां हिस्सा टाइथ के नाम पर लेता था। और ऊपर से राज्य का सीधा टैक्स, टाइल और न जाने कितने अप्रत्यक्ष कर, जैसे नमक पर। हाँ, मतलब तीसरा एस्टेट चारों तरफ से पिस रहा था। और इसी बीच फ्रांस की आबादी भी बढ़ रही थी। 1715 में करीब 2.3 करोड़ थी, जो 1789 तक 2.8 करोड़ हो गई। तो जाहिर है अनाज की मांग बढ़ी, खासकर रोटी की, जो आम आदमी का मुख्य खाना था। हाँ। और कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन मजदूरों की मजदूरी वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती गई। और जब कभी सूखा पड़ गया या ओले पड़ गए तो स्थिति भयानक हो जाती थी। इसे जीविका संकट कहा गया है, मतलब रोजी रोटी का गंभीर संकट। लेकिन इसी तीसरे एस्टेट के अंदर ना एक नया ग्रुप भी उभर रहा था, मध्य वर्ग। हाँ, व्यापारी, निर्माता, वकील, सरकारी अफसर, पढ़े लिखे लोग। और उनका मानना था कि भाई समाज में किसी की हैसियत जन्म से नहीं, उसकी योग्यता से तय होनी चाहिए। हाँ, और उन्हें प्रेरणा मिल रही थी दार्शनिकों से, जॉन लॉक, जां-जाक रूसो, मॉन्टेस्क्यू। बिल्कुल, लॉक ने राजा के दैवी अधिकारों को चुनौती दी, कहा कि राजा कोई भगवान का भेजा हुआ नहीं है। और रूसो ने सामाजिक अनुबंध का विचार दिया, मतलब सरकार, जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर आधारित होनी चाहिए। हाँ, सत्ता का स्रोत जनता हो। और मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार की शक्तियां बटी होनी चाहिए, कानून बनाने वाली विधायिका, लागू करने वाली कार्यपालिका और न्याय करने वाली न्यायपालिका, जैसे अमेरिका में हो रहा था उस वक्त। बिल्कुल। और ये विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। सैलून, कॉफी हाउस, अखबारों के जरिए ये आम लोगों तक पहुंच रहे थे। जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें पढ़कर सुनाया जाता था। हाँ, तो माहौल पहले से ही तैयार हो रहा था। और फिर मई 1789 में लुई 16वें ने नए टैक्स लगाने के लिए
एस्टेट्स जनरल की बैठक बुला ली। पूरे 175 साल बाद। हाँ, और तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि, जो ज्यादातर पढ़े लिखे और अमीर तबके से थे, वो कोई 40,000 शिकायतें और मांगे लेकर वर्साए पहुंचे थे। उनकी मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग थी वोटिंग के तरीके को लेकर। पुराना तरीका था हर एस्टेट का एक वोट, मतलब पादरी और कुलीन मिलकर हमेशा तीसरे एस्टेट को हरा देते थे। हाँ, 2-1 के मुकाबले। तो तीसरे एस्टेट ने मांग की कि पूरी सभा एक साथ वोट करे और हर सदस्य का एक वोट हो। ये रूसो के विचारों का सीधा असर था। लेकिन राजा ने ये मांग ठुकरा दी। नतीजा, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में सभा से बाहर निकल गए और 20 जून को पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। हाँ, ये मशहूर घटना है। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों को कम करे, वे हटेंगे नहीं। इसे ही टेनिस कोर्ट शपथ कहते हैं। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबो जैसे लोग थे, जो खुद कुलीन थे पर सामंती अधिकारों के खिलाफ थे, और आबे सिएज, जिन्होंने वो मशहूर पुस्तिका लिखी थी, तीसरा एस्टेट क्या है। हाँ, सब कुछ। बिल्कुल। तो एक तरफ नेशनल असेंबली संविधान बनाने में लगी थी, दूसरी तरफ पेरिस में हालात बिगड़ रहे थे। रोटी की कीमतें बढ़ गई थीं। गुस्साई भीड़, खासकर औरतें, बेकरियों पर धावा बोल रही थी। और राजा ने सेना बुला ली थी पेरिस में। इसी तनाव के बीच 14 जुलाई को भीड़ ने बास्तील के किले, जेल पर हमला कर दिया। उन्हें लगा वहां हथियार मिलेंगे। हाँ, लड़ाई हुई, किले का कमांडर मारा गया, कैदी रिहा कर दिए गए। हालांकि सिर्फ 7 ही थे। लेकिन बास्तील का गिरना एक बड़ी प्रतीकात्मक घटना थी। वो राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। सही कहा। लोगों ने उसकी दीवारें गिरा दी, उसके पत्थर यादगार के तौर पर बाजार में बिकने लगे। और ये आग सिर्फ पेरिस में नहीं थी, गांव में भी एक अजीब डर फैल गया। हाँ, महान भय या ग्रेट फियर। अफवाहें उड़ने लगीं कि जमींदारों ने डाकुओं की गिरोह बुलाए हैं जो पकी फसलों को बर्बाद कर देंगे। तो डर के मारे किसानों ने क्या किया? उन्होंने खुद ही जमींदारों के किलों, मतलब उनके बड़े घरों या शैटोज पर हमला बोल दिया। अनाज लूटा, लगान के रिकॉर्ड जला दिए। अच्छा। बहुत से कुलीन डर के मारे देश छोड़कर भाग गए। इस बढ़ते विद्रोह को देखकर लुई 16वें को आखिरकार झुकना पड़ा। हाँ, उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और फिर 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। क्या फैसला? फ्रांस में सामंती व्यवस्था, सारे विशेषाधिकार और चर्च वाला टाइथ टैक्स सब खत्म। सब खत्म? एक रात में? हाँ, एक झटके में सदियों पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई। चर्च की जमीन भी जब्त कर ली गई। इससे सरकार के हाथ काफी पैसा आया। तो इसके बाद संविधान बना? हाँ, 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का ड्राफ्ट पूरा किया। फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा रहेगा, पर उसकी शक्तियां सीमित होंगी। बिल्कुल। शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दी गईं। लेकिन एक पेच था। क्या पेच? वोट देने का अधिकार सबको नहीं मिला। अच्छा, किसे मिला? सिर्फ 25 साल से ज्यादा उम्र के उन पुरुषों को जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया। और बाकी लोग? बाकी सभी पुरुष और सारी महिलाएं निष्क्रिय नागरिक कहलाए। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये दिखाता है कि क्रांति का नेतृत्व अब धनी मध्य वर्ग के हाथ में था। हाँ, वो गरीबों और महिलाओं को पूरी राजनीतिक शक्ति देने में हिचकिचा रहे थे। संविधान की शुरुआत में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा भी थी। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी जैसे अधिकारों को नैसर्गिक और आहरणीय माना गया। मतलब जन्मसिद्ध अधिकार जिन्हें छीना नहीं जा सकता। इसमें कहा गया कि संप्रभुता राष्ट्र में है, सरकार में नहीं, और कानून सबकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। लेकिन जैसा कि पत्रकार जॉन पॉल मारा ने लिखा था, ये प्रतिनिधित्व असल में अमीरों को मिला था। हाँ, मारा ने कहा कि गरीबों की हालत सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं सुधरेगी। ये उस वक्त के अंदरूनी मतभेदों को दिखाता है। कुछ राजनीतिक प्रतीक भी इस्तेमाल हुए ना? हाँ, ताकि अनपढ़ लोग भी समझ सकें, जैसे टूटी जंजीर मतलब आजादी, छड़ों का गट्ठर, एकता में बल। एक अकेली छड़ आसानी से टूट जाती है, गट्ठर नहीं। और वो लाल टोपी, वो भी आजादी का प्रतीक थी, जो दास्ता से मुक्त हुए लोग पहनते थे। और नीला, सफेद, लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग बन गए। लेकिन माहौल अभी शांत नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं।
लुई सोल्वे ने संविधान पर दस्तखत तो कर दिए थे, पर वो चुपके चुपके प्रशिया के राजा से बातचीत कर रहा था। दूसरे यूरोपीय राजा भी फ्रांस की क्रांति से डर रहे थे। हाँ, उन्हें डर था कि ये आग उनके देशों तक भी फैल सकती है। तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने खुद ही प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और हजारों लोग खुद से सेना में भर्ती होने लगे। हाँ, वो इसे राजाओं और कुलीनों के खिलाफ जनता का युद्ध मान रहे थे। इसी दौरान वो मशहूर गीत मार्सलेज गाया गया, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। सही। युद्ध ने आर्थिक मुश्किलें तो और बढ़ा दी होंगी। इसी दौर में राजनीतिक क्लब बहुत सक्रिय हुए। हाँ, खासकर जैकोबिन क्लब। इसमें समाज के कम अमीर लोग शामिल थे, छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर। और उनके नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। हाँ, जैकोबिन खुद को सैंस कुलोट्स कहते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बिना घुटना पहने वाले। वो लंबी धारीदार पतलून पहनते थे, जैसी गोदी के मजदूर पहनते थे। अच्छा, ये खुद को कुलीनों से अलग दिखाने के लिए था, जो घुटने तक ब्रीच पहनते थे। बिल्कुल। पुरुषों ने लाल टोपी भी पहनी, जो आजादी का प्रतीक थी, पर महिलाओं को इसकी इजाजत नहीं थी। फिर अगस्त 1792 में जैकोबिनों ने एक और बड़ा कदम उठाया। हाँ, उन्होंने पेरिस के लोगों के साथ मिलकर ट्यूलरीज के महल पर धावा बोल दिया, राजा के गार्ड्स को मार डाला और राजा को बंदी बना लिया। और फिर नए चुनाव हुए। अधिकार मिला, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। ये एक बड़ा कदम था। इस नई सभा को क्या कहा गया? इसे कन्वेंशन कहा गया। और इसने आते ही पहला काम क्या किया? 21 सितंबर 1792 को राजशाही खत्म कर दी और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र मतलब ऐसा शासन जहां सरकार और देश के मुखिया को जनता चुनती है, कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं। और लुई सोलवे का क्या हुआ? उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और जनवरी 1793 में उसे पेरिस के बीच चौराहे पर प्लेस डेला कॉनकॉर्ड में सरेआम गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटीन? वो सिर काटने वाली मशीन? हाँ, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर। कुछ समय बाद रानी मैरी एंटोनेट का भी यही हश्र हुआ। इसके बाद जो दौर आया उसे आतंक का राज कहते हैं ना, 1793-94। हाँ, रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियरे और उसकी सरकार ने बहुत ही सख्त नियंत्रण और सजा की नीति अपनाई। किस तरह की सजा? गणतंत्र का दुश्मन समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुराना कुलीन हो, पादरी हो, दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य हो या अपने ही पार्टी का कोई असहमत सदस्य, उसे गिरफ्तार किया जाता। फिर क्रांतिकारी अदालत में मुकदमा चलता और दोषी पाए जाने पर सीधा गिलोटीन। हजारों लोगों को इस तरह मार दिया गया। बाप रे। इस दौरान सरकार ने मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मांस और रोटी का राशन तय कर दिया गया। किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना अनाज तय कीमत पर शहरों में बेचें। हाँ, और महंगी सफेद ब्रेड पर रोक लगा दी गई। सबको समानता की रोटी यानी साबुत गेहूं की रोटी खाने को कहा गया। बोलचाल में भी बदलाव आया। हाँ, पारंपरिक महाशय, मोन्स्यूर और मैडम, मैदाम की जगह सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितवाइन और सितवाइन यानी नागरिक कहकर बुलाने का चलन शुरू हुआ। चर्च बंद कर दिए गए, उनकी इमारतों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। लेकिन रोबेस्पियरे की ये नीतियां इतनी ज्यादा सख्त थीं कि उसके अपने समर्थक भी घबराने लगे। हाँ, वो अब संयम की मांग करने लगे। आखिरकार जुलाई 1794 में कन्वेंशन ने ही रोबेस्पियरे को दोषी ठहराया। उसे गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उसे भी गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया। तो आतंक के राज का अंत हुआ। हाँ, और जैकोबिन सरकार के गिरने के बाद सत्ता फिर से अमीर मध्य वर्ग के हाथों में आ गई। फिर से नया संविधान। हाँ, एक और नया संविधान बना। इसने उन लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जिनके पास संपत्ति नहीं थी। तो फिर से पीछे चले गए। एक तरह से हाँ। इस बार एक 5 सदस्यों वाली कार्यकारिणी समिति बनाई गई, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। ये क्यों? ताकि सत्ता किसी एक व्यक्ति यानी रोबेस्पियरे जैसे किसी तानाशाह के हाथ में फिर से ना चली जाए। लेकिन डायरेक्टरी और चुनी हुई परिषदों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। इससे तो राजनीतिक अस्थिरता बनी रही होगी। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट जैसे एक महत्वाकांक्षी फौजी जनरल के लिए रास्ता साफ कर दिया। अच्छा, इस पूरी उथल-पुथल में महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ दिखाते हैं कि महिलाएं शुरू से ही क्रांति में बहुत सक्रिय थीं। कैसे? उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब बनाए, अपने अखबार निकाले,
जैसे सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन एक मशहूर क्लब था। उनके मुख्य मांग क्या थी? पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक पद संभालने का अधिकार। वो 1791 के संविधान से तो निराश हुई होंगी जिसने उन्हें निष्क्रिय नागरिक बना दिया था। बहुत निराश। हालांकि शुरुआती क्रांतिकारी सरकार ने कुछ कानून जरूर बनाए थे जो महिलाओं के लिए अच्छे थे। जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं की जा सकती थी, तलाक को कानूनी बनाया गया और महिलाएं भी इसके लिए अर्जी दे सकती थीं। तो ये तो अच्छी बात थी। हाँ, महिलाएं अब कुछ व्यवसायों के लिए ट्रेनिंग भी ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। लेकिन राजनीतिक अधिकारों का संघर्ष जारी रहा। और आतंक के राज के दौरान क्या हुआ? उस दौरान महिलाओं के क्लब बंद कर दिए गए और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। कई जानी मानी क्रांतिकारी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और मार डाला गया। इनमें ओलिम्पिया द गूज का नाम बहुत अहम है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 1791 में पुरुषों वाली अधिकारों की घोषणा के जवाब में महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या मांग की थी? महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर सारे अधिकार। उन्होंने जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी कि उन्होंने महिलाओं के क्लब क्यों बंद कर दिए। इसी वजह से उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 1793 में उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। दुखद। फ्रांस में महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने में तो बहुत लंबा समय लग गया। हाँ, आखिरकार 1946 में जाकर मिला। जैकोबिन शासन का एक और क्रांतिकारी कदम था दास प्रथा का उन्मूलन। हाँ, ये भी एक बड़ा और थोड़ा विवादास्पद कदम था। फ्रांस के कैरेबियाई उपनिवेश थे मार्टिनिक, ग्वाडलोप, सेंट डोमिंगो, आज का हैती। वहाँ क्या होता था? वहाँ तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी के बड़े बड़े बागान थे। यूरोप में इन चीज़ों की बहुत मांग थी, लेकिन इन बागानों पर काम करने के लिए मजदूरों की भारी कमी थी। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाता था? एक त्रिकोणीय दास व्यापार से, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच चलता था 17वीं सदी से ही। ये कैसे काम करता था? फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीका के तट पर जाते थे, वहां स्थानीय सरदारों से गुलाम खरीदते थे, फिर उन्हें जहाजों में जानवरों की तरह ठूसकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियन ले जाते थे। और वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। ये बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यापार था। नेंटेस और बोर्डो जैसे फ्रांस के बंदरगाह शहर इसी दास व्यापार की वजह से बहुत अमीर हुए थे। तो क्या नेशनल असेंबली ने शुरू में ही दास प्रथा खत्म कर दी थी? नहीं, इस पर लंबी बहस हुई कि क्या मनुष्य के अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले अफ्रीकी गुलामों पर भी लागू होते हैं। लेकिन जो व्यापारी इस व्यापार पर निर्भर थे, उनके विरोध के डर से कोई कानून पास नहीं हो पाया। तो फिर कब खत्म हुई? आखिरकार 1794 में कन्वेंशन ने, यानी रोबेस्पियर के पतन से ठीक पहले, सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को खत्म करने का कानून पास किया। लेकिन आपने कहा यह विवादास्पद था। हाँ, क्योंकि ये ज्यादा दिन चला नहीं। 10 साल बाद जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। अच्छा, क्यों? शायद बागान मालिकों के दबाव में और आर्थिक कारणों से फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा पूरी तरह से 1848 में जाकर ही खत्म हुई। क्रांति ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कुछ असर डाला? हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव था 1789 के बाद सेंसरशिप का खत्म होना। मतलब? लेने के लिए राजा के सेंसर अधिकारियों की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। तो विचारों की आजादी बढ़ी? बिल्कुल। अब विरोधी विचार भी खुलकर सामने आ सकते थे। छपी हुई चीजें, नाटक, गीत, जुलूस, इन सब के जरिए स्वतंत्रता और न्याय जैसे विचार आम लोगों तक पहुंचे, जिन्हें पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे। फिर नेपोलियन का दौर आया। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। हाँ, और उसने यूरोप के कई पड़ोसी देशों को जीतना शुरू कर दिया, अपने रिश्तेदारों को वहां का शासक बना दिया। वो खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण करने वाला मानता था। उसने कुछ कानून भी लागू किए थे। हाँ, उसने कई कानून लागू किए, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून और दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तौल की एक समान व्यवस्था। इन्हें नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। शुरू में तो शायद कुछ लोगों ने उसका स्वागत किया होगा। हाँ, शुरू में कई लोगों ने उसे मुक्तिदाता समझा, जो पुराने राजतंत्रों से आजादी दिलाएगा। लेकिन जल्दी ही उसकी सेनाओं को हमलावर माना जाने लगा। और आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। हाँ, लेकिन उसके लागू किए गए कई सुधार और स्वतंत्रता और आधुनिक कानूनों के जो विचार,
उसकी सेनाओं के साथ यूरोप के दूसरे हिस्सों में पहुंचे थे। उनका असर उसके जाने के बाद भी बना रहा। बिल्कुल। तो अगर हम सोचें कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे स्थायी विरासत क्या रही, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार। ये विचार फ्रांस से निकलकर 19वीं सदी में पूरे यूरोप में फैले और वहां धीरे धीरे सामंती व्यवस्था खत्म हुई। और यूरोप के बाहर? हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उपनिवेशों में रहने वाले लोगों ने भी गुलामी से मुक्ति पाने और अपने स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के संघर्षों में इन विचारों से प्रेरणा ली। भारत में भी इसका कुछ असर हुआ? हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारत में टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जैसे व्यक्तियों ने भी क्रांतिकारी फ्रांस से आ रहे विचारों पर प्रतिक्रिया दी थी। राजा राममोहन रॉय के बारे में किस्सा भी है। हाँ, कहते हैं कि वो 1830 की जुलाई क्रांति जो फ्रांस में हुई थी से इतने उत्साहित थे कि जब वो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में थे तो अपनी चोट की परवाह न करते हुए बंदरगाह पर फ्रांसीसी क्रांतिकारी झंडा फहरा रहे युद्धपोतों को देखने गए थे। वाह! तो हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये शक्तिशाली नारे दिए। लेकिन इन आदर्शों को हकीकत बनाने का रास्ता बहुत टेढ़ा-मेढ़ा और अक्सर हिंसक भी रहा। हाँ, अधिकार क्या है, ये किसके लिए हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाए, ये सवाल लगातार बहस और संघर्ष का कारण बने रहे, चाहे वो वोट का अधिकार सीमित रखने की बात हो या आतंक के राज का दौर। और अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। क्रांति के जो ऊंचे आदर्श थे और उन्हें पाने के लिए तो तरीके अपनाए गए, जैसे आतंक का राज, उनके बीच जो एक तनाव दिखता है वो हमें आज क्या सिखाता है? हाँ, मतलब व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ाने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आज भी सोचने की जरूरत है।